सईदा जी, देविका जी, अनीता रामपाल जी, डॉक्टर निरंजन, साथी विक्टर और दोस्तों, ये जैसा अशोक जी ने बताया कि ये एक प्रयास है देश भर में बच्चों के मुद्दों को कैसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं अब से कोई 3-4 महीने बाद देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव का माहौल बन गया है पूरे देश में। कहीं किसानों ने अपने आंदोलन उठाए हैं, कहीं बेरोजगार नौजवान अपनी बातें कर रहे हैं और बहुत सारे छोटे दुकानदार और सब जो सत्ता की मार से बेहाल हैं वो सब भी अपनी बातें उठा रहे हैं। हमने सोचा कि बच्चों के मुद्दे पे काम करने वाले लोग एकजुट होकर के इस माहौल में अपनी बात उठाएं, क्योंकि जब तक यह एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनता और देश की सियासी पार्टियां इसको अहमियत नहीं देती, तब तक कुछ भी देश के अंदर होने वाला नहीं है। और ये मौके चुनाव के ही होते हैं जब हर आदमी सक्रिय हो जाता है और हर आदमी सुनना चाहता है कि देश में क्या क्या बातें हो रही। तो इसलिए हम 3 संगठन इकट्ठे हुए, राइट टू एजुकेशन फोरम, राइट टू ईसीडी अलायंस और कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो बहुत जमाने से बाल श्रम के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमने इकट्ठा होकर के इस कैंपेन को लॉन्च करने का फैसला लिया और प्रेस क्लब इसलिए चुना ताकि यहां से देश भर में आवाज जा सके हमारी, क्योंकि आज मीडिया बहुत ताकतवर हो गया है, लोगों का अब जहन बदल देता है, हवा का रुख बदलने में भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से देशव्यापी अभियान को लॉन्च किया जाए और 18 साल, जो बहुत पुरानी मांग है हमारी। मुझे याद है 2001 में 28 या 29 अक्टूबर की तारीख थी जब देश भर से रामलीला मैदान में करीब 40,000 लोग आए थे और उन्होंने ये मांग उठाई थी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाइए और 18 साल तक के बच्चों को मौलिक अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल से चलने वाला मामला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था 93 सन 1993 में कि राइट टू लाइफ है राइट टू एजुकेशन। इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है, कोई भी सरकार इससे मुकर नहीं सकती, उसे बच्चों को शिक्षा देनी ही होगी और उसमें 0 से 14 ईयर्स और अगर परमिट करे, संसाधन हो तो उसके आगे भी जारी रखी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में उन्नीकृष्ण जजमेंट में कहा था। लेकिन आप जानते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो करोड़ों बच्चे जो 6 साल से कम थे और 14 साल से ऊपर के थे वो शिक्षा से बाहर हो गए। और दुनिया भर में अगर शिक्षा की बात करते हैं तो बेसिक एजुकेशन की बात करते हैं और हर सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, हर देश ने जिम्मेदारी लिया है। विकास की जितनी भी आप लंबी बातें करें, हमारे सियासतदान आजकल विकास की बड़ी बातें कर रहे हैं, हर जगह जाओ, जिस भी नेता को सुनो, उसकी सभा सुनो, वो विकास ही लाने वाला है। और अगर ये सब मिलकर विकास ला दिए होते तो कोई चीज बिना विकास के रही नहीं होती इस देश के अंदर। इतनी बार विकास बोला जा रहा है, लेकिन शिक्षा उसमें अभी शामिल नहीं है। करोड़ों बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं, करोड़ों बच्चे। 6 मिलियन तो सरकार स्वीकार करती है, 6 मिलियन, लेकिन सेंसस बोलता है कि करोड़ों बच्चे हैं जो दूर दराज गांव में, आदिवासी इलाकों में वो स्कूल जाते नहीं हैं और पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की भी बड़ी संख्या है। अगर देश 70-72 साल की आजादी में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता और हमको सुनना पड़ता है ये कि 600 करोड़ की पॉपुलेशन है जो 25 साल से नीचे वालों की है और हम एक युवा देश है, और इस युवा देश में करोड़ों बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है और देश उनको बेसिक एजुकेशन की गारंटी नहीं कर पाया है। अभी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रही है, आपने सुना होगा कि 12वीं तक कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। ये यूनाइटेड नेशन ने काल दिया है, 2030 तक इसे पूरा करना है और हम अभी पहले पायदान पर भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अभी हम बच्चों को स्कूल में भी लाने में, और आपको पता होना चाहिए कि देश में 1.5 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्यों? कि बच्चे नहीं है। बच्चे हैं वहां, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश में गया, 46,000 स्कूल बंद करना है।
क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य जो किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की जनता के विकास के लिए जो अहम मुद्दे होते हैं, विकास के अहम कंपोनेंट है, सरकार कंधे से उनका बोझ उतार के फेंकना चाहती है और उसमें प्राइवेट सिस्टम को घुसाना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां शिक्षा और स्वास्थ्य चैरिटेबल सोसाइटीज किया करती थी हमारे देश में। हमारे देश में विद्या दान की भी बड़ी परंपरा है, लेकिन अब जो लोग इस सेक्टर में आ रहे हैं वो मुनाफा कमाने के लिए आ रहे हैं। वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, चेन ऑफ स्कूल खोल रहे हैं, अस्पतालों की भरमार है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। हमारे नेता पता नहीं कैसे कहते हैं कि बीमा के जरिए देश को स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी। बीमा के जरिए तो बड़े विकसित देश भी नहीं कर पाए और उन्होंने वापस आना पड़ा उनको पब्लिक हेल्थ की तरफ। तो इसलिए ये जो बात थी कि भाई आप देश को शिक्षित करेंगे, सरकार अगर शिक्षा नहीं देगी, स्वास्थ्य नहीं देगी, सरकार अगर पानी शुद्ध नहीं देगी, तो है किस बात के लिए सरकार? और क्यों फिर लोगों से आप टैक्स लेते हो? आप बोलते हो कि आप ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप बढ़ने वाले दुनिया में बहुत तेजी की रफ्तार के साथ बढ़ने वाले इकोनॉमी में देश हो, लेकिन आपकी हालत क्या है? पहला एजुकेशन कमीशन कोठारी साहब ने 2 बातें कही थी। एक, उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर 6% अपनी आमदनी का खर्च कीजिए। सिंपल बात थी, 6% खर्च कीजिए और इसको नीचे मत आने दीजिए, क्योंकि उनको मालूम था कि इन्फ्लेशन होगा, रुपए की कीमत घटेगी या जो भी मुश्किलें आएंगी उससे फिर रफ्तार इसकी आगे बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि स्कूल का पड़ोस तय कर दो और उस पड़ोस के हर बच्चे को उस स्कूल में लाओ, क्योंकि स्कूल प्लेस ऑफ सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण का। और भारत जैसे देश में जहां इतना विभाजन है, उस विभाजन में स्कूल लोगों में एकजुटता कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा टूल बन सकता है, एक बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है शिक्षा और स्कूल। ये बातें कही थी, 2 सिंपल बातें 66 में कही थी उन्होंने, और इतने साल गुजर गए, स्कूल एक तो नहीं हो पाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिली, आमदनी की हैसियत के हिसाब से स्कूल बन गए देश में। गरीब भेजेगा सरकारी स्कूल में और अमीर भेजेगा एलीट स्कूल में, और बीच वाला जो है वो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में भेजेगा। हर तरह के इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों के लिए स्कूल बन गए। और शिक्षा पे जो सरकार को खर्चा करना था, पिछली साल अरविंद सुब्रमण्यम ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया 2.7% जीडीपी का हम शिक्षा पे खर्च करते हैं, और उसमें भी 60% से ज्यादा पैसा सेस से आता है, जो यूपीए ने 2004 में जो यूपीए ने शुरू किया था एजुकेशन सेस, उससे पैसा, जो एडिशनल फंडिंग थी वो अब बेसिक सोर्स हो गया है शिक्षा के लिए। ये हालत है शिक्षा की देश के अंदर। इसलिए दोस्तों, आप सबसे भी मुझे दरखास्त कर दी है, जो लोग भी बात दूर तक बात ले जाने की जरूरत है। अब आपस में केवल बात नहीं, चूंकि अब ये मौका ही जोर से चिल्लाने का है, तो शिक्षा के मुद्दे को लेकर के भी हमें देश के पैमाने पर उतरना है। जो सरकार, जो उम्मीदवार शिक्षा को इग्नोर करके और देश की विकास की बात करना चाहते हैं, वो लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं, वो धोखा देना चाहते हैं। और शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए, जहां हमारे संवैधानिक मूल्य और हमारी संवैधानिक वैल्यूज, हमारी स्पिरिट दिखाई दे, क्योंकि ये संविधान है जिसने देश को जोड़ के रखा हुआ है। ये संविधान है जहां हर तरह के भाषा बोलने वाले, संस्कृति के लोग वो अपनी शक्लें देखते हैं। मजहब में यकीन रखने वाले लोग इस संविधान के साथ जुड़े हुए हैं। ये है देश को जोड़ने का एक माध्यम, और वो हमारे क्लासरूम में, हमारी किताबों में दिखनी चाहिए। ये शिक्षा का मतलब केवल रोजगार पाना नहीं, शिक्षा का मतलब है देश को जोड़ के रखने वाला एक बहुत बड़ा हथियार। शिक्षा का मतलब है एक एगैलिटेरियन सोसाइटी, एक सभ्यता मूलक देश बनाने का प्रयास हो। ऐसी शिक्षा हमको मिलनी चाहिए। केवल रोजगार पाना तो एक मकसद है, लेकिन एक सभ्य समाज का निर्माण करना। इंसान, कैसा माहौल हो गया है हमारे देश में। हमारे देश में भीड़ तय कर देती है कि उसको क्या करना है। किसी को भी बोलने का, कहने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं। ऐसा माहौल बन गया तो किस तरह का शिक्षा है, किस तरह की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। हम चाहते हैं कि ऐसी शिक्षा हो जो लोगों को इंसान तो कम से कम बनाए, इंसानियत तो जिंदा रखे।
अभी देश का माहौल बहुत खराब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं सुदूर इलाकों में, अभी आज कोई मुझे कह रहा था कि लड़कियों के साथ जो रेप की घटनाएं हैं उसमें बहुत इजाफा हो गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी को शिक्षा मिले, एक जैसी शिक्षा मिले, और शिक्षा का इंतजाम सरकार करे। हम किसी प्राइवेट संस्था से, और हमने देखा है प्राइवेट संस्थाएं कैसी शिक्षा दे रही हैं, किस तरह के वैल्यूज उन स्कूल्स में पैदा हो रहे हैं उन बच्चों के अंदर, वो भी हम देखते हैं। वो स्कूल होने चाहिए जो कम्युनिटी से, हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हो, हमारे गांव से जुड़े हुए हो, हमारे हमारे जो हमारी एकजहती की परंपरा है उसके साथ जुड़े हुए हो। तो इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि ये कैंपेन पूरे देश में, चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद आने वाली सरकार के सामने भी ये बात रखी जाएगी। एक बहुत बड़ा हथियार मिला था राइट टू एजुकेशन एक्ट का। हालांकि इसमें हमने छोटे बच्चे और सेकेंडरी स्कूल बाहर हो गया था, लेकिन फिर भी एक ऐसा कानून देश को दशकों के संघर्ष के बाद, गोखले साहब के जमाने में ये गिर गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन दशकों के बाद ये हथियार मिला था। अगर सरकार ने चाहा होता तो पूरे देश के पैमाने पर बच्चे जो बाहर हैं वो स्कूल तक आते और उनको अच्छी शिक्षा मिलती। कम से कम 8वीं तक देश में हर बच्चा शिक्षित हो जाता। लेकिन सरकार ने बस मिस कर दिया। 12% स्कूल में सिर्फ राइट टू एजुकेशन एक्ट के प्रावधान लागू है। आप कल्पना कीजिए, ये कानून जो 250 करोड़ बच्चों को कवर करता है, देश के हमारे नेता और हमारे मंत्री लोग पार्लियामेंट में या बाहर एक बार भी राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में नहीं बोलते। जब भी राइट टू एजुकेशन एक्ट का नाम लेते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए ही नाम लेते हैं। नो डिटेंशन निकाल दिया, बहुत एकेडमिक बातें मैं नहीं यहां करना चाहता, लेकिन उसका डाइल्यूजन करने की ही कोशिश होती है। वो राइट का मामला जो है किनारे करने की कोशिश हो रही है। तो उस कानून को बचाना है, उस कानून को समृद्ध करना है, उस कानून को विस्तार देना है, और ये कानून रहेगा तभी इस देश के 3/4 दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, गरीब, जिनके पास पैसा नहीं है खड़े होने का बाजार में, बाजार के भरोसे शिक्षा चलेगी तो उनके बच्चे कभी शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी। हम किस बात के लिए टैक्स देते हैं, किस बात के लिए आपका खजाना भरते हैं अगर आप देश के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते? किस बात के लिए खजाना आपका भरते हैं अगर गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध करा सकते और पीने का पानी नहीं दे सकते इस देश का? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मूर्तियां बनाने में आप 3-3 हजार करोड़ रुपया खर्च कर देते हो, लेकिन स्कूल बनाने और चलाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। जब भी आप बोलते हैं शिक्षा के लिए पैसा नहीं, वी आर एक्सप्लोरिंग फंड फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। आप मूर्ति बना देंगे, 3,000 करोड़ खर्च कर देंगे, स्कूल के लिए पैसा नहीं, स्कूल बंद कर रहे हैं उल्टे आप। तो इसलिए हमारी ये लड़ाई है। स्कूल हमारे लोकतंत्र का एक बड़ा भारी जरिया है, जो गांव में है और सामाजिक जगह है, आप उसको बंद करके किसी प्राइवेट कंपनी को लाना चाहते हैं। वहां शिक्षा को मैं देखता हूं, दिल्ली में बड़े बड़े होटलों में बहुत बड़े बड़े कंसर्ट्स होते हैं, कंसल्टेशंस होते हैं कि दिस इज द सेफ प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट, और बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठ के सोचते हैं कि शिक्षा में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्योंकि दिस इज द सेफेस्ट प्लेस। आप कल्पना कर सकते हैं, शिक्षा खरीद फरोख्त की चीज होती जा रही है देश में। शिक्षा जो देश की हुकूमत को, जिसे आगे बढ़ाने का काम लेना चाहिए अपने हाथ में, अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन को शिक्षित करने के लिए, वो अब बाजार में खरीदी और बेची जा रही है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को बचाना है। कॉमन स्कूल सिस्टम कोठारी साहब ने 50 साल पहले कहा था, वो तो लागू नहीं हो पाया। बहुत सेग्रीगेटेड ढांचा हमने बना लिया, सरकार के अंदर भी स्पेशल कैटेगरी स्कूल्स हो गए और आम स्कूल हो गए, और दोनों के बजट भी अलग अलग है, तो बहुत ही बंटवारा हो गया है। लेकिन आने वाले दिनों में ये हमारा सपना है कि हर बच्चे को एक जैसी सुविधा और एक जैसे स्कूल मिले, और यही लड़ाई हमारी है इस देश में। और अगर देश में समानता की बात करनी है तो शिक्षा में समानता से शुरुआत करनी है। मुझे बहुत खुशी है कि इसमें सईदा जी और बहुत सारे लोग जो आम लोगों के लिए सोचते हैं, वो लोग इस लड़ाई के साथ जुड़ रहे हैं। मैं अपने बहुत सारे, कल 2 दिन हम लोग बैठेंगे, राइट टू एजुकेशन फोरम की नेशनल काउंसिल भी है, हम राज्यों में भी अपनी प्लानिंग करेंगे कि कैसे इसको हम दूर तक ले जाएं।
अपने राजनीतिज्ञों को समझाएं, उनको बताएं कि भाई मंदिर मस्जिद का विवाद छोड़ो, ये स्कूल और अस्पताल की बात करो, रोजगार की बात करो, पानी की बात करो। ये असली मंदिर है हमारे देश के, ये हमारे स्कूल मंदिर है जहां पे हमारी नौजवान पीढ़ी तैयार हो रही है, आगे बढ़ेगी और समाज में खड़ी होगी। इसके निर्माण की बात करो। ये बात हम कल 2 दिन बैठेंगे और इन सब प्रश्नों पर बातचीत करेंगे और अपनी प्लानिंग करेंगे। और फिर 19 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया है जिनको इस मुद्दे को लेना है कि भाई मैनिफेस्टो में, अब मैनिफेस्टो कितना उनको याद रहता है मैं नहीं जानता, लेकिन 5 साल हम याद दिलाते रहेंगे अगर एक बार ये जुड़ेगा तो। उसके लिए एक मीटिंग करना है और हम सोचते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हम अपने राज्यों में भी इसकी प्लानिंग करेंगे। धन्यवाद।